हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर। और लगातार हम देख पाएंगे अब से समसामयिकी घटनाक्रम या करेंट अफेयर 2023 की बातें, जिसमें शामिल होगा छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की बातें। और आज की क्लास जो बेस्ड रहेगा वो 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पर बेस्ड रहेगा। आज दूसरा क्लास है, इसके पहले 1 और 2 अक्टूबर की हमने बातें कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3 अक्टूबर से संबंधित समसामयिकी घटनाक्रम, और इसमें सबसे फर्स्ट नंबर में हम जो देखेंगे हमारा यही स्ट्रक्चर रहेगा हमेशा। पहले हम छत्तीसगढ़ की बातें करेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या घटना हुई, कहने का मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है 3 अक्टूबर को, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम बातें करेंगे छत्तीसगढ़ की। इसमें से सबसे फर्स्ट आप देख पाएंगे, याद रखिए, स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, ये हेडिंग है। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना। अब ये है क्या चीज भाई, स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना? तो याद रखिए, पहले थोड़ा मैं समझा देता हूँ फिर हम लिखेंगे। देखिए, भूपेश बघेल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, 3 अक्टूबर को क्या किया, घोषित किया। क्या घोषित किया कि भाई साहब स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ किया, और इसके तहत फ्री में आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करेंगे, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसका फ्री में कोचिंग कराएंगे। और ये किसके अंदर होगा, ये एलन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि एलन इंस्टीट्यूट क्या कराएंगे, फ्री में आपको कोचिंग कराएंगे। और अगर देखा जाए तो 4 शहरों में ये आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर और कोरबा। 146 विकास खंडों और 4 शहरों, रायपुर याद रखेंगे, बिलासपुर याद रखेंगे, दुर्ग याद रखेंगे, और क्या रखेंगे, कोरबा याद रखेंगे। ठीक है, और इन्हीं सब बातों को हम लिखेंगे। क्लियर है? चलिए तो पहली बातें, शुभारंभ। ठीक है, किनके द्वारा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है, ये आपके 3 अक्टूबर का बात हो रहा है, तो 3 अक्टूबर को ये क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। इसकी विशेष बातें आप याद रखेंगे। विशेष, ठीक है, विशेष बातें, 146 विकास खंड, 146 विकास खंड एवं 4 शहरों में क्या होगा, 146 विकास खंड मुख्यालय, पूरा लिख लेते हैं, 146 विकास खंड मुख्यालय एवं 4 शहर, और 4 शहर में शामिल है आपका रायपुर है, बिलासपुर है, आपका दुर्ग है, एवं कौन है भाई, कोरबा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, ये चारों नाम आप याद रखेंगे। 4 शहर का नाम आप याद रखेंगे भाई। क्या है, कोरबा।
ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, हालांकि उद्देश्य पहले लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम, प्री मेडिकल एवं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल एवं प्री इंजीनियरिंग की क्या होंगे भाई, फ्री में कोचिंग कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, फ्री में कोचिंग। क्या कराएंगे भाई, फ्री में कोचिंग कराया जाएगा। नाम से स्पष्ट है, स्वामी आत्माराम कोचिंग योजना, तो फ्री में आपको क्या किया जाएगा, कोचिंग। और ये किसके अंतर्गत होगा, याद रखेंगे, एलन इंस्टीट्यूट द्वारा, किनके द्वारा, नाम याद रखेंगे, एलन इंस्टीट्यूट द्वारा ये कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। 146 विकासखंड मुख्यालय, 4 शहर के नाम पक्का याद रखेंगे, रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, कोरबा है, ठीक है। फ्री में कोचिंग हो रहा है और ये कौन कराएगा भाई, एलन इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बातें, मेजर ध्यानचंद कप, ठीक है, मेजर ध्यानचंद कप। और ये किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया, ये क्या है भाई, ये कप क्या है, ऑल इंडिया वुमेन्स ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है। तो ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट 2023, ठीक है, इसमें मेजर ध्यानचंद कप के लिए क्या किया गया है, आयोजित किया गया। और कहाँ इसका आयोजन हुआ भाई साहब, याद रखेंगे, आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखिए आयोजन हुआ महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया इसका आयोजन, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में इनका आयोजन किया गया है, पहली बातें। दूसरी बातें याद रखेंगे, इनमें विजेता कौन है, तो छत्तीसगढ़ विजयी हुए हैं। कौन विजयी हुए भाई, छत्तीसगढ़ विजयी हुए हैं। विजेता कौन है, छत्तीसगढ़ की टीम, छत्तीसगढ़ की टीम। एक विशेष बातें आपको याद रखना है, क्या बात है भाई, छत्तीसगढ़ की टीम, और इस छत्तीसगढ़ की टीम का जो नाम है वो क्या है भाई, स्वर्गीय BR, क्या है, स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल अकादमी छत्तीसगढ़ बहत्तरई बिलासपुर। देखिए ये टीम का नाम है भाई, इतना बड़ा जो नाम है वो किसका नाम है, टीम का नाम है। छत्तीसगढ़ टीम का नाम क्या है, स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल अकादमी छत्तीसगढ़ बहत्तरई बिलासपुर। इन्होंने हराया किसको है, ठीक है, इन्होंने हराया किसको, तो याद रखिए
किसको पराजित किया भाई? मुंबई की टीम, याद रखेंगे, मुंबई की टीम, साई मुंबई, याद रखेंगे क्या है, साई मुंबई को क्या किया? पराजित किया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन, ठीक है, मेजर ध्यानचंद कप के लिए इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। और विजेता कौन थे, कौन घोषित हुए? छत्तीसगढ़ की टीम ने क्या किया? विजयी हुए। और विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ की टीम का नाम क्या है भाई? स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल अकादमी छत्तीसगढ़ 72 बिलासपुर ने किसको हराया है? किसको हराकर भी विजयी हुई हैं? मुंबई की टीम। और मुंबई की टीम का नाम क्या है? साई मुंबई। साई मुंबई को पराजित किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, दो बातें हो गई छत्तीसगढ़ से संबंधित। चलिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित तीसरी बातों पर हम चलेंगे। छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का लोकार्पण, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस एकेडमी का लोकार्पण कहाँ किया गया भाई? ठीक है, किस स्थान पर किया गया? तो ये याद रखेंगे कहाँ किया गया, कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस एकेडमी किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? आपके रायपुर में। याद रखेंगे इसका लागत जो है लगभग 17.75 करोड़। ठीक है, और ये भूमि कितने भूमि में? लगभग कितने भूमि में? 4 एकड़ भूमि में क्या किया जाएगा? ठीक है, टेनिस एकेडमी का जो है बनाया जाएगा, टेनिस एकेडमी बनाया जाएगा। और लगभग जो है क्षमता, दर्शक क्षमता कितनी होगी? लगभग 3000। कितने भाई? 3000 क्षमता। ठीक है, तो कुछ बातें याद रखें। दर्शक क्षमता 3000, कितने एकड़ में बनाया जाएगा? 4 एकड़ में बनाया जाएगा। लागत कितनी है भाई साहब? 17.75 करोड़। और किस स्थान में बनाया जाएगा? रायपुर में। और ये है क्या? छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस एकेडमी। इसका लोकार्पण कर दिया गया है रायपुर में। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करते हैं। इससे छत्तीसगढ़ से ही संबंधित चौथी बातें याद रखेंगे। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। ठीक है, तो देखिए ये क्यों लाया गया है? जो निर्माण कार्य में श्रमिक वर्ग के लिए लाया गया है। किसके लिए? निर्माण कार्य जो कर रहे हैं, तो श्रमिक वर्ग के लिए आया गया। श्रमिक वर्ग को प्रति माह 1500 रुपया का पेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लाभार्थी कौन होंगे वो हम देखेंगे। चलिए तो पहले लिख लेते हैं।
ठीक है, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को प्रति माह कितना भाई साहब, 1500 रुपये वेतन दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। पहली बातें हो गई इसकी दूसरी बातें समझेंगे, लाभार्थी कौन होंगे, लाभ कौन उठा सकता है, ठीक है, लाभार्थी कौन होंगे, लाभ कौन उठा सकता है। तो पहले, ठीक है, नंबर पर देखें तो 10 साल याद रखेंगे, 10 वर्ष से क्या हो, पंजीकृत रहे हों, 10 वर्ष से पंजीकृत रहे हों एवं याद रखेंगे दूसरी बातें 60 वर्ष, कितना भाई साहब, 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ठीक है। तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, ये पूरा है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, जो निर्माण कार्य में, किस कार्य में, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक को 1500 रुपये पेंशन प्रति माह दिया जाएगा। और लाभार्थी कौन होंगे भाई, जो 10 वर्ष, ठीक है, 10 साल हो गए हैं पंजीकृत हुए 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और साथ ही साथ वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे, तो उसको मिलेगा 1500 रुपये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित आज जो है 3 अक्टूबर की बातें, ये 4 ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित। अब जो बात करेंगे वो होगा आपका राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें। बी नंबर पर हम देखें, राष्ट्रीय स्तर के समसामयिक। चलिए, राष्ट्रीय स्तर से समसामयिक में सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे एक योजना जिसको हम कहते हैं हर घर सोलर अभियान। क्या भाई साहब, राष्ट्रीय स्तर की सबसे पहली जो है, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे हर घर सोलर अभियान। और ये हर घर सोलर अभियान कहाँ किया गया, कहने का मतलब हर घर सोलर, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होगा, सूर्य की जो है सौर की ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी, ठीक है, वो हर घर लगाया जाएगा। तो ये कहाँ किया गया है, तो याद रखेंगे, ठीक है, ये कहाँ किया गया है भाई, ये किया गया है आपके कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश। स्थान याद रखिए, ठीक है, या बोल सकते हैं किस राज्य में किया गया है, वो याद रखेंगे, किस राज्य में किया गया है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। और याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के 2 शहर इसमें शामिल हैं, एक है आपका वाराणसी और दूसरा है लखनऊ। एक है आपका वाराणसी और दूसरा है लखनऊ। और इन दोनों मिला के टोटल 8 शहर शामिल होंगे। कितने शहर शामिल होंगे, 18 शहर शामिल होंगे। और इन पूरे 18 शहरों में वाराणसी के, ठीक है, और आपके लखनऊ के, वाराणसी और लखनऊ जो यूपी के अंतर्गत है, और यूपी के जो सीएम है योगी जी द्वारा, ठीक है, ये योगी जी द्वारा क्या किया गया, अनाउंसमेंट किया गया है। और किसका अनाउंसमेंट किया गया है, हर घर सोलर अभियान का अनाउंसमेंट किया गया। और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ के 18 शहरों में ये लगने जा रही है हर घर सोलर अभियान। तो ये याद रखेंगे। विशेष बातें आपको याद रखनी है, क्या है विशेष बातें। और विशेष बातों के अंतर्गत सौर नीति
2022 सौर नीति 2022 का लक्ष्य क्या है भाई? सौर नीति 2022 का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि हर घर जो सोलर लगेगा उसका उत्पादन लगभग कितना होगा? 6000 मेगावाट। 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा, याद रखिए 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है सौर नीति 2022 के अंतर्गत। ये इम्पोर्टेंट है, कितना? 6000 मेगावाट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा कि हर घर सोलर अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। और ये कहाँ कहाँ किया गया है? ठीक है, वाराणसी और लखनऊ के 18 शहरों में लगेंगे क्या? हर घर सोलर। और इसका लक्ष्य क्या है? कितना मेगावाट उत्पादन करना है भाई साहब? 6000 मेगावाट का उत्पादन करना है। तो ये याद रखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश की ही एक और न्यूज़ की हम बारे में बात करेंगे, दूसरी बात, ठीक है। भारत का, इसको मैं यहीं लिख देता हूं, भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय अब ये कहाँ बनने जा रहा है प्रथम जल विश्वविद्यालय? तो याद रखिए किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही क्या हो रहा है भाई साहब? ये भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जल संरक्षण। क्या करना है? जल संरक्षण। और ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? बुंदेलखंड स्थान पर, जहाँ पानी की कमी रहती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसी स्थान पर आपको पता होगा कि केन बेतवा, याद रखेंगे, केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत परियोजना लाया गया था 2005 में। 2005 में केन और बेतवा को जोड़कर, ठीक है, जलों को संग्रहण करने की एक योजना लाई गई थी। और यहीं पर जो बुंदेलखंड का जो स्थान है, जो उत्तर प्रदेश के, यहीं पर भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। और इसका उद्देश्य है जलों को संरक्षण करना, बारिश के जलों को संरक्षण करना, क्योंकि यहाँ पर बारिश की थोड़ी कमी है, पानी की थोड़ी कमी है, जिसके कारण, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। चलिए, क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है? दो बातें हो गई राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। अब चलते हैं तीसरी बातों पर, ठीक है। %100% खुले में शौच मुक्त, या जिसके कहा जाता है ODF, 100% खुले में शौच मुक्त राज्य। नाम बताइए भाई, कौन है 100% खुले में शौच मुक्त राज्य? तो कौन है, याद रखेंगे, ये है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू और कश्मीर। कौन है? जम्मू एवं कश्मीर का नाम याद रखिए। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए राज्य में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अलग है,
ठीक है, विशेष उनका प्रावधान रहता है केंद्र शासित प्रदेश का। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य स्तर पर बात करें तो यहाँ भी जो फर्स्ट पायदान पर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट पायदान पर है उत्तर प्रदेश। तो 100, ठीक है, 100% खुले में शौच से मुक्त, कहने का मतलब है सरकार द्वारा प्रत्येक घर में टॉयलेट की सुविधा दे चुकी है। इसका मतलब 100% खुले में शौच मुक्त राज्य की बात करें, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ऑब्लिक में हम कर सकते हैं ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखिए आप कि केंद्र शासित स्तर पर जम्मू एंड कश्मीर है और राज्य स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश है। तो याद देखिए उत्तर प्रदेश का नाम 3 बार आया है अभी। एक हर घर सोलर अभियान कहाँ लगने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। 100, ठीक है, खुले 100% खुले में शौच मुक्त जो राज्य है वो कौन है? वो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, पहले से ही वो हो चुका है घोषित। और अभी केंद्र शासित की बात करें तो फिर फिलहाल 3 तारीख को केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू और कश्मीर को घोषित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। तो 3 बातें उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चौथी बातें, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट किस पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की है? किस पर? के भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर। ठीक है, किस पर? भारत की जीडीपी वृद्धि दर, भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सकल घरेलू उत्पाद। तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और क्या कहा है भाई साहब? ये कहा है कि जो जीडीपी वृद्धि दर है वो कितना रखेगी, अनुमान कितनी है? ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर, ठीक है, कितनी होगी? 6.3% बरकरार रखी गई है। तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर और जीडीपी वृद्धि दर 6.3 बरकरार रहेगी। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो अनुमान लगाया गया था, तो पहले का जो अनुमान था वो कितना था भाई? 6.6%। पहले का जो अनुमान था लगाया गया था वो कितना था? 6.6%। लेकिन अभी 3 तारीख को जीडीपी वृद्धि दर को बरकरार रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया गया है? 6.3% बरकरार रखी गई है। तो ये देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, इसके बारे में आप याद रखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, स्थापना 1944, इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और यहाँ के अध्यक्ष कौन थे भाई? कौन है? अजय बंगा जी। कौन है? अजय बंगा। तो ये सब बातें भी आप याद रख सकते हैं। पांचवा हम यहीं पर देख सकते हैं राजकोषी घाटा। राजकोषी घाटा और राजकोषी घाटा का लक्ष्य कितना लाने की बात कही गई है? कितना लाने की बात कही गई है? 5.9% लाने की बात कहे, लाने की लक्ष्य रखा है।
क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। ठीक है, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा है भाई, 5.9%। तो 5.9% जितना कम हो सके, ठीक है 5.9% है, लेकिन जितना कम हो सके हम इस घाटे को लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा। चलिए, तो ये 5 बातें हो चुकी हैं इससे संबंधित। चलिए, छठी बातें, छठवीं बातें हम करेंगे किसकी भाई, फसाई की। किससे संबंधित है छठवीं बातें, फसाई। और फसाई या जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इसका फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फसाई का फुल फॉर्म है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 2011 में स्थापना किया गया था भाई, स्थापना 2011 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, और इसके जो हेड क्वार्टर है तो उसका हेड भी होगा, ठीक है, हेड होगा वो आशीष कुमार जी है। कौन है, आशीष कुमार जी है, याद रखें। अब इससे संबंधित मुख्य बातें क्या है भाई, फसाई से संबंधित मुख्य बातें क्या है और फसाई क्या करती है। ठीक है, चलिए, तो नाम से स्पष्ट है, फूड सेफ्टी। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, खाद्य पैकेजिंग, याद रखिए, खाद्य पैकिंग में इस्तेमाल हो रहे, क्या हो रहा है भाई, खाद्य पैकिंग में इस्तेमाल हो रहे न्यूज़पेपर, क्या है, न्यूज़पेपर, या जिसे हम कहते हैं समाचार पत्र, हिंदी में समाचार पत्र या न्यूज़पेपर के उपयोग को प्रतिबंध करने की अपील की है, प्रतिबंध करने की अपील की है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, मैंने क्या कहा, फसाई या जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और आशीष के हेड है। खाद्य पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली जो न्यूज़पेपर है उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या क्या लेते हैं, ठीक है, जो होटल में जाते हैं तो भजिया लेते हैं, समोसा लेते हैं, कचौड़ी लेते हैं, ठीक है, जलेबी है, पोहा है, ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, गरम गरम ये चीज़ें हैं, इसको क्या किया जाता है, ठीक है, पेपर में, न्यूज़पेपर में लपेट के आपको दिया जाता है। और इसी को क्या किया है, प्रतिबंध करने की अपील की है कि भाई अब से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल क्यों नहीं, ठीक है, कोई नहीं करेगा, इसकी अपील की है। तो याद रखें किसने की है, ठीक है, फसाई ने। चलिए नेक्स्ट बातें इससे संबंधित 7 पॉइंट पर चलते हैं। 7वीं बातें, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित 7वीं बातें क्या होगी, एक नाम याद रखिए, शांता कुमार, एक नाम याद रखिए, शांता कुमार। और शांता कुमार जी कौन है, अब ये बन चुके हैं पीटीआई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष चुने गए। पीटीआई या जिसे हम कहते हैं
क्या कहते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं भाई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इनके ही क्या बनाए गए हैं, निदेशक मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं। निदेशक मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन, शांता कुमार जी। तो याद रखिए पीटीआई या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष या निदेशक मंडल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, शांता कुमार जी चुने गए हैं। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें, इतनी ही रहेगी। तो ये 7 देख चुके हैं, हर घर सोलर अभियान, भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय, 100% खुले में शौच मुक्त, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य, फसाई और शांता कुमार। ये 7 बातें हो चुकी हैं, किससे संबंधित है, राष्ट्रीय स्तर से। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें होगी। और सबसे बातें होगी पहले ब्रिक्स सम्मेलन। चलिए ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स संसदीय फोरम। ठीक है, ब्रिक्स संसदीय फोरम का जो बैठक है या सम्मेलन है, वो पहली बातें जो बैठक है, बैठक का संस्करण कौन से संस्करण है भाई, ये 9वें संस्करण है, 9वें बैठक है। ये याद रखेंगे, ब्रिक्स का याद रखेंगे। ये स्थान किस स्थान में ये हुआ था, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ भाई, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कि कहाँ पर, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर, जोहान्सबर्ग में ये ब्रिक्स के संसदीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए जोहान्सबर्ग याद रखिए। देखिए ये B4, देखिए इसमें शामिल है B4 ब्राज़ील। क्या क्या शामिल है भाई, आपको पता होना चाहिए। B4 ब्राज़ील शामिल है, ठीक है, ब्रिक्स में। फिर रशिया शामिल है या रूस शामिल है। इंडिया तो शामिल, I4 इंडिया, ठीक है। C4 चाइना, 1 2 3 4, और ये बच गया अभी जिसकी हम बातें कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका। क्या है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स
जिसकी स्थापना ब्रिक्स जिसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। ब्रिक्स जिसकी, ठीक है, स्थापना की गई थी सन 2009 में। तो सन 2009 में 4 ऐड थे। सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ऐड किया गया इस समूह में, ब्रिक्स समूह में, ठीक है। पहले ब्रिक था, एस बाद में जुड़ा, कहने का मतलब दक्षिण अफ्रीका बाद में जुड़ा। तो ब्राज़ील इसमें शामिल है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर दक्षिण अफ्रीका, कहने का मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका सन 2000 में ऐड हुआ। अब इसके सम्मेलन हुए, 90वें सम्मेलन या 90वें संस्करण की बैठक हुई, तो किस स्थान पर हुई? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ये याद रखेंगे। चलिए, भारत से कौन गया था? भारत से नेतृत्व, तो भारत से नेतृत्व करने वाले याद रखेंगे हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। और ये कौन है भाई? ये राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। वो भारत का नेतृत्व करने के लिए गए थे, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। इतनी बातें क्लियर हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पहली बातें, ठीक है। चलिए, दूसरा हम देख लेते हैं, क्या है? सैफ कप। सैफ अली खान वाला कप नहीं भाई, सैफ कप सैफ जिसको हम कहते हैं, क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। सैफ अंडर 19, सैफ का अंडर 19 ये हुआ था, ठीक है। और याद रखेंगे इसमें जो जीता कौन है भाई? कौन जीता है? भारत विजयी हुई है। कौन विजय हुए भाई साहब? भारत विजयी हुए। तो याद रखेंगे सैफ कप, या जिसे हम कहते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 19 चैंपियनशिप खिताब हुआ था। अंडर 19 चैंपियनशिप खिताब में कौन जीता? भारत विजयी हुई, कहने का मतलब भारत ने जीता, ये याद रखेंगे। चलिए, दो बातें हो गई इससे संबंधित, दो बातें। इससे संबंधित तीसरी बातें हम करने वाले हैं, किसे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित तीसरी बातें। तीसरी बातें होगी, क्या है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार सन 2023, ठीक है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार सन 2023 ये किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे ये किसको दिया गया है, किसको मिला, ठीक है। चलिए, प्राप्तकर्ता का नाम याद रखेंगे, रॉक्सेन जैंग,
अजीबोगरीब नाम है भाई, नाम का स्पेलिंग भी अजीबोगरीब है, ठीक है। और याद रखेंगे इनके बारे में याद रखिए, ये कैलिफोर्निया के महान गणितज्ञ है। इन कैलिफोर्निया के महान गणितज्ञ रॉक्सेंग ज़ेंग को क्या किया गया है, रामानुजन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है, ठीक है। चलिए, इनको प्राप्त हुआ है लगभग 10,000 अमेरिकी डॉलर से नवाजा गया है। इनको कितना प्राप्त हुआ, लगभग 10,000 अमेरिकी डॉलर से नवाजा गया है। इनके बारे में याद रखेंगे, ये जो पुरस्कार है रामानुजन पुरस्कार, तो रामानुजन के बारे में आप याद रखिए, ठीक है। रामानुजन महान गणितज्ञ थे, और इनके सम्मान में, इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है, सम्मान में क्या किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे इसके बारे में और बातें कि यह जो दिया जाता है 32 साल से कम महान गणितज्ञ को, ठीक है, ये जो दिया जाएगा 32 साल से कम महान गणितज्ञ को किस प्रकार से नवाजा जाएगा भाई, सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार। और इनका जो स्थापना, इस पुरस्कार देने की स्थापना कब से चालू है भाई, 2005 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है जितने भी महान गणितज्ञ हैं, ठीक है। तो 2023 किसको प्राप्त हुआ, 2023 में तो रॉक्सेंग ज़ेंग को प्राप्त हुआ, जो कि कैलिफोर्निया के महान गणितज्ञ है। इनको 10,000 अमेरिकी डॉलर के साथ इनको नवाजा गया, इसको पुरस्कार किया गया। और महान, ठीक है, गणितज्ञ कौन है, रामानुजन, इनके ही सम्मान में दिया जाता है। तो याद आप ये सारी चीज़ें रखेंगे इससे संबंधित। क्लियर है बातें, क्लियर है भाई। चलिए, एक चौथा बात मैं यहीं लिख देता हूं। चौथा पॉइंट क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। और ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो प्रथम स्थान है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन को क्या मिला है, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे प्रथम स्थान मिला है 2024 का। ये चौथी बात भी याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए, इससे संबंधित पांचवी बातें होंगी और ये संबंधित है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। नाम याद रखिए, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ठीक है। और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू कौन है भाई, कौन क्या है ये अब क्या हो गए हैं, मालदीव के नए राष्ट्रपति, ठीक है, मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। कौन, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ठीक है।
इनके विपक्ष में, इनके इस राष्ट्रपति के विपक्ष में इनके विपक्ष में कौन खड़े थे? ठीक है, मोहम्मद मोही। मोहिल है कि मोली, ठीक है। और इनको जो मिला है 46% वोट मिले हैं, ठीक है। और इनको भाई साहब ये 53 पॉइंट समथिंग, ठीक है, चलिए 53 माने 53% वोट मिले हैं, ठीक है। तो कुछ परसेंट वोट जो है नोटा वगैरह इधर चला गया होगा भाई, जैसा भी है, ठीक है। तो 53% वोट जो है 53% से अधिक वोट जो है किसको मिले? मोहम्मद मिर्जू को और मोहम्मद मोही को 46% वोट मिले। तो बनेगा कौन? ठीक है, मोहम्मद मिर्जू। ये राष्ट्रपति के चुनाव में इतने वोट मिले और मालदीव का ये राष्ट्रपति चुना गया। क्लियर है बातें? चलिए, ये 5वें नंबर की बात हो गई। चलिए, छठी बातें हम करेंगे, 6वें नंबर की हम बातें करेंगे। एक संयुक्त अभियान याद रखिए जिसका नाम है संप्रीति संस्करण 11, संप्रीति संस्करण 11 का संयुक्त अभ्यास, ठीक है। संप्रीति 11 का संयुक्त अभ्यास। तो संयुक्त अभ्यास किनके मध्य हुआ? तो ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे किनके मध्य हुआ। तो ये जो है भारत बांग्लादेश, ठीक है, भारत बांग्लादेश के मध्य ये अभ्यास जो संयुक्त अभ्यास हुआ, ये याद रखेंगे, ठीक है। किस स्थान में हुआ? तो याद रखेंगे उमरोई। और उमरोई कहाँ भाई? मेघालय उमरोई में ये अभियान ये संयुक्त अभ्यास किया गया। और इस कौन से संस्करण तो वहाँ पर लिख दिया गया है 11। तो ये भी क्या है? 11वें संस्करण। किस संस्करण का? 11वें संस्करण का। और इसका उद्देश्य क्या है? भाई साहब? इसका उद्देश्य है क्या है? रक्षा सहयोग के उद्देश्य से आपको ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो अभियान है ये लगभग 14 दिन चलेगा। 14 दिनों का क्या है? अभ्यास है। 14 दिनों का अभ्यास है। और कुल टोटल यहाँ पर 300 कितने? लगभग 300 कर्मी शामिल होंगे। कितने कर्मी शामिल होंगे भाई? 300 कर्मी शामिल होंगे इस अभियान में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि कितने दिन चलेगा और कितना जो है आपके कर्मी होंगे, कितने लोग होंगे, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि संप्रति जो है 11 संस्करण किसके मध्य हुआ है, किस स्थान में हुआ है, कौन से नंबर का संस्करण है। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 ये छत्तीसगढ़ से हुआ था। यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ छत्तीसगढ़ में, एक मैं लिखने वाला था, ध्यान से निकल गया,
एक बताने वाला था, ध्यान से निकल गए। पांचवी बात स्पेस खाली है, तो याद रखिए पीएम द्वारा, पीएम मीन्स नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, जगदलपुर को, किसको भाई, जगदलपुर को कितने 27,000 करोड़ की सौगात दी। कितना भाई साहब, 27,000 करोड़ की क्या की, सौगात दी। विकास परियोजना का शिलान्यास किया, ठीक है। कहने का मतलब है, इसको पूरा लिख देते हैं, 27 करोड़ रुपये की विकास परियोजना का क्या किया, शिलान्यास किया गया, शिलान्यास किया गया। तो स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं यहां लिख दिया 5वें नंबर की बातें। क्लियर है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर रहने वाली है, लेकिन इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या देखे, तो छत्तीसगढ़ के संबंधित क्या क्या हम देखे। छत्तीसगढ़ से संबंधित हमने सबसे फर्स्ट देखे कि स्वामी आत्माराम कोचिंग योजना, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुआ, 3 अक्टूबर को हुआ। और विशेष बात यह है कि 146 विकास खंड मुख्यालय एवं 4 शहर कौन कौन से हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं कोरबा में इसका क्या किया जाएगा, कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। किसके लिए, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, वो कराएगा कौन भी, एलन इंस्टीट्यूट जो है भार संभालेगी। कहने का एलन इंस्टीट्यूट जो प्रख्यात है, ठीक है, इससे संबंधित वो क्या करेंगे, ये कराएंगे फ्री में कोचिंग, ठीक है। पहली बातें हम देखें। चलिए, फिर हमने देखे दूसरी बातें, छत्तीसगढ़ से संबंधित दूसरी बातें, ऑल इंडिया वोमेन्स हॉकी टूर्नामेंट 2023 मेजर ध्यानचंद कप के लिए आयोजन किया गया था महाराष्ट्र में। विजेता कौन घोषित हुए, छत्तीसगढ़ की टीम। छत्तीसगढ़ की टीम का नाम याद रखिए, स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल अकादमी, छत्तीसगढ़, बहतरई, बिलासपुर। और मुंबई की टीम जिसको हराया थे उसका नाम क्या है, साई मुंबई। इनको क्या किया गया था, पराजित किया गया था। तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए, 2 बातें हमने देखी। तीसरी बातें हमने देखी क्या भाई, छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का लोकार्पण कहाँ किया गया था, ये रायपुर में किया गया था। लागत 17.75 करोड़ है, लगभग 4 एकड़ में ये बनने वाली है और दर्शक क्षमता लगभग 3000 की है। चौथी बातें हमने देखे, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, ये निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को प्रति माह कितना भाई 1500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। और लाभार्थी कौन होंगे, लाभ कौन उठा सकता है, तो 10 वर्ष से जो पंजीकृत है वो लाभ उठा सकता है, एवं साथ ही साथ उनको 60 वर्ष की आयु पार कर लेनी होगी। 5वीं बात हमने देखें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा जगदलपुर को 27,000 करोड़ का क्या किया गया है, सौगात दिया गया। 27,000 करोड़ का विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर, जगदलपुर में। कहाँ किया गया है, जगदलपुर में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, ठीक है। 5 बातें हम छत्तीसगढ़ से संबंधित किए थे। फिर राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो हमने देखे घर घर सोलर अभियान। घर घर सोलर अभियान आपके उत्तर प्रदेश राज्य में अनाउंसमेंट किया गया है योगी जी द्वारा, और ये वाराणसी और लखनऊ के 18 शहरों में लगने वाली, जिसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि इनमें 6000 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी बात हमने की, भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ बनने जा रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में के बुंदेलखंड स्थान पर। और इसका उद्देश्य है जल को संग्रहित करना, जल को संरक्षण करना, कि इनका क्या है उद्देश्य है। फिर हमने देखे
100% शौच मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो 100% शौच मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जम्मू कश्मीर है। राज्य के अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश पहले से ही है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें चौथे नंबर में देखें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ पर बातें हुई हैं और ये कितने बरकरार रखें, 6.3% बरकरार रखें। लेकिन पहले जो अप्रैल के समय अनुमान क्या लगाया गया था, ठीक है, अप्रैल 2023 के आसपास अनुमान लगाया गया था, 6.6% का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, लेकिन अभी जो 3 अक्टूबर को एक जो है रिपोर्ट सौंपी उसमें कितना है 6.3% क्या किया गया, बरकरार रखी गई। फिर पांचवी बातें याद रख सकते हैं, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जितना हो सके वो कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लक्ष्य रखा गया 5.9% लाने का लक्ष्य रखा गया है। चौथी बातें हो गई। पांचवी बातें मैंने क्या कहा, फसाई, जिसको फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, स्थापना 2011, हेडक्वार्टर दिल्ली। ठीक है, इनके बारे में याद रखें, ये जो फसाई है वो खाद्य पैकिंग में इस्तेमाल हो रहे न्यूज़पेपर, कहने के बाद इस्तेमाल किए जाने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंध लगाने की अपील की है। जो समोसे, कचौड़ी, भजिया, पोहा, जलेबी या पैक करके न्यूज़पेपर में देते हैं होटल वाले, तो इसको बैन करने की अपील की है, प्रतिबंध लगाने की अपील की है। 7वें नंबर पर याद रखें शांता कुमार जी के बारे में, जो पीटीआई, जिसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है, ये याद रखें। फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखे ब्रिक्स संसदीय फोरम का 9वां बैठक, ये कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, अफ्रीका शामिल है। अफ्रीका सन 2000 में शामिल हुआ और भारत का नेतृत्व हरिवंश नारायण सिंह द्वारा किया गया, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं। फिर सैफ कप, अंडर 19 चैंपियनशिप सैफ कप, जिसको हम कहते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जीता किसने, भारत ने जीता है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, याद रखते हैं। तीसरी बात है सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023, यह 2005 से स्टार्ट हुआ और 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है, रैक्सन ज़ेंग है, जो कैलिफोर्निया के महान गणितज्ञ है और इनको 10,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त होगा इस अवार्ड के अंतर्गत। और इन अवार्ड के बारे में याद रखेंगे कि रामानुजन जो कि एक महान गणितज्ञ थे, उनके सम्मान में ये दिया जाता है। और ये किस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाता है कि जो गणित के क्षेत्र में अपनी महानता दिखाए, महानता प्रस्तुत करे, और जो उम्र होगी वो 32 साल से कम महान गणितज्ञ को ये दिया जाएगा। फिर चौथी बातें भी आप याद रख सकते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम जो है स्थान या प्रथम जो यूनिवर्सिटी है वो कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन को मिला है, ये याद रखेंगे आपकी चौथी बातें। पांचवी बातें मैंने क्या कहा, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के बारे में याद रखेंगे, इनको मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। छठी बात याद रखेंगे, सप्रेती 11 का संयुक्त अभ्यास किया गया और ये किनके किनके मध्य किया, भारत बांग्लादेश के मध्य, स्थान अमरोई मेघालय में, 11वें संस्करण का ये हुआ है। ठीक है, रक्षा सहयोग के उद्देश्य से हुआ है और 14 दिन का अभ्यास चलने वाली है और ये लगभग 300 से अधिक कर्मी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो संबंधित हैं 3 अक्टूबर के करंट अफेयर से छत्तीसगढ़ के स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तीनों से संबंधित है, ये हम देख चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास को हम यहीं तक देखते हैं, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, दी एंड करते हैं भाई, क्योंकि अब हो चुका है 3 तारीख की बातें ख़त्म। 4 तारीख में, ठीक है, 4 अक्टूबर की जो बातें करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। ठीक है, और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल CG कंप्यूटर्स और लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए। चलिए, थैंक यू, बाय।